मातरम, वो वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। साथ गाएंगे, वंदे मातरम, वो वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर उसी ऊर्जा, उसी ताकत, उसी साहस और उन तमाम सारे प्रेम के साथ फिर मैं एक बार मौजूद हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जितना मैं कहूं उतना कम है मेरे लिए, क्योंकि वो जो ताकत आपसे मुझे मिलती है वो कई कई गुना मिलती है। इसके लिए मैं बहुत आभार। कल शो बीच में, जी कल शो बीच में इसलिए रुक गया क्योंकि कल बारिश आ गई, जी बारिश आ गई। लेकिन आज शो पूरा होगा, ये पूरा उम्मीद है मुझे। थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और आज मुझे किसी ने कहा कि जी 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 मैं इनका फैन हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं इनका फैन हूं। फैन का तो ऐसा है हिसाब कि मैं ही हूं और फैन मैं ही हूं, ये नहीं हो सकती, मैं ही फैन हूं इनका। थैंक यू सो मच, आप सभी का प्रेम जो है। किसी ने कहा कि आज शो काहे पे है, किस मुद्दे पे है शो। मैंने कहा कि वो कोई फिल्म आई थी बाहुबली कटप्पा। अब मुझे ये नहीं मालूम कि किसने किसको धोखा दिया था, बाहुबली ने कटप्पा को दिया था या कटप्पा ने बाहुबली को दिया था, किसने दिया था साहब? चाचा भतीजे की लड़ाई है, चाचा भतीजे की लड़ाई है। एनसीपी की बात महाराष्ट्र से, लेकिन हाँ ये मुद्दा 24 का है, 24 तक यूं खूब चलेगा और 24 तक यूं ही चलता रहेगा, तमाम मुद्दे चलेंगे। लेकिन मुझे एक मेंशन करना है मुद्दे का। कल एक महिला थी, सीधी से आई थी मध्य प्रदेश से, उन्होंने एक मुद्दा कहा था, मैंने कहा था उस पे क्या पुलिस की कार्रवाई हुई। उन्होंने यही मुझे जानकारी दी थी कि हाँ पुलिस की तो कार्रवाई हुई है, क्योंकि किसी व्हाट्सएप के जरिए किसी मुद्दे को जब यूं ही उठा देते तो उससे पहले उसके तमाम सारे पहलू हैं जो शो को पहले उठाने से पहले मुझे देखने पड़ते हैं। बेहद शर्मनाक, जितनी निंदा की जाए, जितनी घिनौनी हरकत, मतलब इसका तो कोई, मतलब मैं तो कुछ नहीं मानता, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत कहीं नहीं। आप किसी के ऊपर पेशाब करें, इससे ज्यादा गंदी और घिनौनी और घृणित हम कहां हैं, कहां खड़े हैं, किस सोच के साथ पहुंचे हुए हैं, इसका एक मिसाल है वो। इतनी गंदी हरकत है वो। मुख्यमंत्री ने बुलाया और उन्हें सम्मान दिया, उनके पैर पखारे, उन्हें शॉल दी और उसके बाद सम्मान किया उनका और कहा कि सुदामा है, और एनएसए लगाया, उनका घर बुलडोजर से तोड़ा, वो तमाम चीजें, और न्याय की एक प्रोसेस दिया। लेकिन जो अपमान होता है वो निश्चित तौर से यहां लगता है, यहां लगता है, जिसकी भरपाई इतनी आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं आसान, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिल पे चोट लगती है। व्यक्ति का सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई चीज घृणित है तो उसका अपमान है, वो वापस नहीं आता, बहुत जल्दी नहीं आता। बहरहाल जो हो गया वो हो गया, इसको मेंशन करना था। मुद्दा मैंने बता दिया, वो जो कौन सा था, कौन फिल्म का था मुद्दा, जोरदार लग रहा है। तुम कौन हो, कटप्पा क्यों? कटप्पा का मुद्दा है तो मुद्दा उस पर होगा, लेकिन बातचीत करेंगे। कहां से आना हुआ साहब आपका? आई एम फ्रॉम जबलपुर। जबलपुर, हाँ मध्य प्रदेश से ही हैं। कैसे आना हुआ इधर? सर बेसिकली मैं विजिट करने के लिए आया था, मेरा बिजनेस पर्पस है, तो उसके लिए रिगार्डिंग मैं आया हुआ था, काम के रिगार्डिंग अपने। बहुत अच्छा, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर बोलिएगा, आपका स्वागत। क्या नाम है आपका? देव उपाध्याय सर। देव उपाध्याय जी। जी
सर 1 महीने पहले आया था, यहाँ पर पौधा नहीं था, पौधा देखकर बड़ा खुशी हुई मेरे को, यहाँ पर दोबारा से लग गया ये। मेरा तो मन ये है कि इतने पौधे लगा दिए जाएं, लेकिन कौन संभालेगा, ये मेरा सवाल है। मैं पौधे तो लगाने के लिए मैं तैयार हूं, पौधा मैं ले आऊंगा, संभालने वाली जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और इसको करना चाहिए। उम्मीद है कि भाई को एम्स में दिखा लिया होगा और बेहतर होंगे। मुझे शो के बाद मिलिएगा, जरूर मिलिएगा। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? दिलशाद गार्डन। दिलशाद गार्डन। कैसे आई? मैं मेट्रो से। मेट्रो। एक चीज है, मैं इसको मैं कह सकता हूं, इतनी इनोसेंट, इतने अबोध बहुत कम लोग होते हैं। आपको बहुत आपका, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना, मुझे कुछ पूछना ही नहीं है आपसे। मुझे सिर्फ गाना गाना आता है। हाँ? मुझे सिर्फ गाना गाना आता है। सिर्फ गाना गाना। आप ईश्वर करे आपकी कंठ में लता जैसा स्वर हो और आगे खूब बढ़े, खूब आगे पहुंचे। बाकी पूछना मुझे कुछ नहीं आपसे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आई आप? दिल्ली। मेघा, पत्रकार। अच्छा, हाँ मेघा उधर खड़ी थी, आज इधर आई है, बहुत अच्छी बात। और मेरी जो फैन है वो कहाँ से, आपका कहाँ से आना हुआ? मैं सीलमपुर से आई हाँ? हूँ। सीलमपुर से। सीलमपुर से। बहुत बहुत स्वागत है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिसको कोई बात कहनी हो तो जरूर हाथ उठाएगा। हाथ, बाबूजी अगर बात कहनी, मैं आपको मैं जानता हूँ, आप तो बगैर बात कहे रह ही नहीं सकते। खाना नहीं खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, बात खाते हैं। जी जरूर जरूर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। जी, रितु चौधरी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMM प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जगदीश शर्मा जी अध्यक्ष हैं राहुल प्रियंका गांधी सेना, बहुत बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंकित जी NGO के मार्फत यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे लोगों को, जो तमाम सारे लोग यहाँ पे कहीं दिखाना है, अस्पताल में कोई काम है, उसके लिए ये कोऑर्डिनेट करते हैं, वहां पे उनको लेके जाते हैं। बातचीत शुरू करें। कहां से आए हैं आप? रजौरी गार्डन। क्या काम करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ हल्दीराम्स में। जॉब करती हैं? यस सर। हल्दीराम्स में? बहुत अच्छी बात। तो हल्दीराम्स में क्या काम करती हैं आप? टीम मेंबर। टीम मेंबर, बहुत अच्छा। मैं जानूंगा ये टीम मेंबर क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, मैं जरूर बात करूंगा आपसे। क्या नाम है आपका? गुलाब शाह। गुलाब शाह। गुलाब शाह, मैं बात करूंगा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? यूपी मेरठ। यूपी मेरठ, मैं बात करूंगा। मैंने बातचीत का मुद्दा रख दिया और आगाज करना चाहता हूँ। ऋतु कुछ कहना चाह रही थी, उठी थी, मैं वहां से शुरू करता हूँ। जी ऋतु चौधरी। देखिए, पैर धोने से तो कुछ होगा नहीं, आप दूध अच्छा, मुद्दा आपने बदल दिया है? नहीं, मुद्दा हमने नहीं बदला है। हाँ। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये जो तस्वीर जो देखी गई ना, वो इस समय देश की तस्वीर है। दलितों को इसी प्रकार से कुचला जा रहा है, आदिवासियों को इसी प्रकार से कुचला जा रहा है। क्या आप वो दृश्य भूल गए जब पीछे जो जीप के पीछे आदिवासी को बांधकर घसीटा गया और उसकी मृत्यु हो गई? इस प्रकार से लीपापोती करने से भाजपा का चेहरा छुपेगा नहीं। भाजपा का चेहरा जो है देश की जनता के सामने आ चुका है। ये वही केदारनाथ शुक्ला है जिसके कहने से पत्रकारों को थाने में नंगा करा गया था, और आज उसके बाद अगर उस वक्त इसको तान दिया होता शिवराज जी ने, तो आज ये चेहरा देखने को नहीं मिलता बीजेपी का, जो इसके आदिवासी के चेहरे पे जो पेशाब किया गया है। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ बाबूजी, आ रहा हूँ, मैं आपसे जरूर। बीजेपी वांट टू रिप्लाई। जी अनुजा, आप मुद्दे पे रहना है या जो इन्होंने मेंशन किया उस पर, ये आपकी अपनी इच्छा। जी देखिए, मुद्दे से भटकाना तो कांग्रेस का हमेशा से ही पेशा रहा है। इन्होंने कितनी बार दलित या आदिवासी को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर या इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में चूज किया, बताइए, पूछिए इनसे। आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आ गए। कांग्रेस का सफाया तो लेफ्टिस्ट कर ही चुके हैं। कोई कांग्रेस के साथ रहना पसंद ही नहीं करता। आप बताइए, ममता बनर्जी रहना पसंद करती हैं? ममता जी कहती हैं कि बंगाल मेरे लिए छोड़ दो। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमें माफ कर दो, पंजाब और दिल्ली मेरे लिए छोड़ दो। टीएमसी कह रहा है जहां पर, अब आप देखिए, डीएमके कहता है, वो कहता है कि कहीं हमारे लिए छोड़ दो। बिहार कहता है हमारे लिए छोड़ दो। अब आप बताइए, सब कहते हैं कि हमारे लिए छोड़ दो, तो इनका तो नेशनल लीडर कोई है ही नहीं। अरे मोदी जी के तरफ कोई लाकर लीडर खड़ा तो करो।
पता तो चले कि राहुल गांधी है क्या आपका लीडर? राहुल गांधी जिनको यही ना पता कि सुबह उठते हैं कि रात को उठते हैं, जो कहते हैं वो गेट अप इन द मॉर्निंग, आई उठा मैं रात को उठा, तो उनको कंफ्यूजन उनमें रहते हैं, एक तरह से आलू डालेंगे दूसरी तरह से सोना निकालेंगे, इनका तो हमें नहीं समझ में आता। उनको अब राहुल गांधी कांग्रेस मैं आया सर, आपके पास आ रहा हूँ। नाराज ना होइएगा बिल्कुल, अब कहना चाहते खड़े हो जाइए। जी प्रतीक जी, ये आलू सोने वाली जो घटना है ना, इसको कई बार तो क्लियर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये ना भाजपा के प्रवक्ताओं को है ना, भाजपा जो है बिल्कुल ज्ञान देती नहीं है, इनको बैठा के कुछ समझाती है नहीं। इनको पहले तो ये समझाइए कि जो कथन है ये मोदी जी ने बोला था, वो आलू से सोना बना रहे थे, राहुल जी सोना नहीं बना रहे थे, मोदी जी आलू से सोना बना रहे थे, और वो वही है जो बच्चियों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन बच्चों कर रहे थे, जो लंदन में बोला गया। पहली बात बोली थी आपने, अनुजा को पूरा टाइम दिया, मुझे भी दीजिए। ये बोल रहे थे कि क्या राहुल गांधी नेता है, ये तो खुद ही कह रहे हैं राहुल गांधी नेता है। अमित शाह ने तो सबके सामने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ राहुल गांधी आने वाले प्रधानमंत्री है, उन्होंने बोल दिया। और आप जो है बार बार बोलते हैं कि इससे संगठन कर लिया, अरे आप बोलते हैं इतनी बड़ी पार्टी है, क्यों फिर अजीत पवार को जो है साथ में ले लिया? कल तक तो बोल रहे थे कि अजीत पवार से चक्के पिसवाएंगे, और मोदी जी बोल रहे थे 70,000 का घोटाला किया एनसीपी ने, अब उसी एनसीपी के जाके पैरों में पड़ गए, उसी को अपना रिश्ता आया। क्या नाम है बाबू? स्वतंत्र भारद्वाज। स्वतंत्र हाँ भारद्वाज, कहाँ से आना हुआ भारद्वाज जी? बिहार दरभंगा से हैं। बिहार, अरे बिहार दरभंगा से आए हैं जी, बताइए। सर देखिए, मैम भ्रष्टाचार गिनवा रही थी, अभी हम उनको कहना चाहते हैं, जब राहुल गांधी या जितना भी कांग्रेस का भ्रष्टाचार आया था, सिंचाई घोटाला, कोयला घोटाला, वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, सब घोटाला। देखो तुम जनता हो, तुम प्रवक्ता नहीं हो, और जनता का वही है कि मुद्दे पे नस जो एकदम है ना, नब्ज पे हाथ रहना चाहिए, वो दाएं बाएं ना जाया करो, और उनकी भाषा सीखो ना, अपनी भाषा डेवलप करो खुद, नैरेटिव वही जो अपना हो। तो सर ये सब जो घोटाला हुआ था, ये सब घोटाला को पकड़ा कब गया था? यूपीए का जब सरकार था तब, ठीक है। अब रहा बात आप लोग जो बोल रहे हैं कि जितना भी ये लोग जो एनसीपी ये सब का बात कर, देखिए राहुल गांधी बोलते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचार, केजरीवाल बोलते हैं लालू यादव बोलते हैं नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं पता है? जांच करवा देते हैं, पता चलता है सबके सब भ्रष्टाचार। तो यही हो रहा है अभी इस देश में, पता चला सबका सब भ्रष्टाचार में आया जी। मैं इनका जरा जवाब दे दूं। अजीत पवार जी के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग कांग्रेसी, इनसे पूछिएगा एलओपी जो है, एलओपी ऑफ द एंटायर यूनाइटेड फोल्डर ऑफ MVA के अजीत पवार जी को बनाया हुआ था, तो उनको अगर वो इतने करप्टेड थे तो अजीत पवार को क्यों बनाया हुआ था? अब अजीत पवार जी अचानक से इनके अरे हम नहीं लाते, आपके साथ कोई रहना नहीं चाहता, आप लोगों के साथ कोई रहना नहीं चाहता, ये चले जाते हैं लालू जी के पास भी, ये चले जाते हैं अजीत पवार शरद पवार के पास। अरे शरद पवार तो वही थे जो 1998 में क्या किया था, उन्होंने अपनी पार्टी एनसीपी अलग बना ली थी, और 1978 के अंदर भी अपनी पार्टी अलग इन्हीं को छोड़कर आ गए आपके अजीत पवार जी, शरद पवार जी। मैं आ रहा। प्रतीक जी, अब ईडी और सीबीआई डिपार्टमेंट तो खाली हो गया होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि सारे करप्शन तो इन्होंने अपने पार्टी में ले लिए, सारे भ्रष्टाचारी तो। वेरी गुड रितु जी, थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात जरूर है, एक बात तो जरूर था, ये जब दोनों लोग आपस में लड़ रहे थे तो मैंने कहा कि लड़ाई बड़ी खूबसूरत है, लड़ाई बड़ी खूबसूरत चल रही थी। हाँ, दोनों आदमी एक ही जगह बैठते, फिर बाद हमारे लोगों को दिखाते हैं लड़ रहे हैं हम, और दोनों फिर एक ही जगह हो जाते हैं। अरे तो भैया कौन सा अनाज खाते हो आप? हम कौन सा खाते? गेहूं आटा खाते हैं। और क्या गेहूं खाते हो ना? आजकल गेहूं नहीं खाया जा रहा है, आजकल मिलेट खाओ, मिलेट। क्या जी यस, मिलेट। मैं भाई साहब, आपने जो देखा, जो अभी आपने हम दोनों को देखा, देखो हम दोनों व्यक्तित्व तौर से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ आराम से बैठते हैं, यही होना चाहिए सारी जगह। पर क्या प्रॉब्लम है, जब पार्टी की तरफ है तो मैं अपनी पार्टी को बिलोंग करती हूँ, वो अपनी पार्टी से बिलोंग करती है, और हम लोगों को यहाँ भेजा जाता है अपनी पार्टी को अपने सिर रख कर बोलना। वेरी गुड जी। जरा मैं आ रहा हूँ, जी। सबसे पहले हमारी बहन ने राहुल जी वाली बात बोली, मैं सुनो, अब आ रहे आधा पैर इधर, आधा फागुन आधा जून ना करो, उधर जाओ, उधर पैर पर। हाँ जी
सबसे पहले राहुल जी वाली बात बोली, आलू से सोना बड़ा चला था। मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बहन जाके पढ़ना और देख लेना, कांगड़ा की रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह बात बोली थी और उसको कोट किया था राहुल गांधी जी ने, इसलिए पढ़ना जरूर। और अरे आ रहे हैं 12वीं के बाद, रुक जाओ मेरे प्रभु, 12वीं के बाद इंटर, 12वीं के बाद इंटर, 12वीं के बाद इंटर, स्कूटी देंगे, नाले से गैस, नाले से गैस। क्या अद्भुत वैज्ञानिक है हमारे प्रधानमंत्री जी, अद्भुत। लेकिन आज मुद्दा वो नहीं है, भागने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा, जवाब देना पड़ेगा आदिवासी। मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति से यह विनती करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पूछा जाए कि एक आदिवासी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, मानवता शर्मसार हुई है, न देश शर्मसार हुआ न समाज, पूरी मानवता को शर्मसार किया भारतीय जनता पार्टी के विक्षिप्त और विचलित मानसिकता के लोगों ने, जिसको आपने तैयार किया जॉम्बीज, आपने जॉम्बीज तैयार किया। अरे जॉम्बीज जी 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 एक मिनट भैया जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और अभी आपने कहा यहाँ पे कि कल एक बड़ा घाते को दिल पे ठेस पहुंचती है। कल ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ पे सारे लोग, मैं कभी कभी आता हूँ यहाँ पे, घर भी डिबेट देखता हूँ आपकी, पहले भी बताया था। अरे डिबेट आपकी, अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने काली सारी पब्लिक को यहाँ पे गाली दी थी, नहीं दी थी, कल दी थी ना, डॉक्टर साहब को ये थे, सारी पब्लिक को बोला पागल है सारे। तो सारी पब्लिक हम पागल है? नहीं पागल, हम किसी के पक्ष में बोलते हम पागल हो गए? नहीं बिल्कुल नहीं। तो आपने कल उनको नहीं टोका? पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक ने बोला कि मोदी हिटलर है, आदिवासी युवक पर जो पेशाब किया गया ना, आदिवासी युवक पर, अरे पंडित हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं, भारतीय हूँ मैं, भारतीय हूँ। ये बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, मैं प्रवक्ता हूँ, क्या बोलते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ करते हैं ना, कुछ बोलते हैं कभी ये कभी है, इनको याद नहीं होगा। मैं तब पैदा हुआ, देश जब आजाद हुआ ना, तो किशोर कुमार पे बैन लगा दिया था कौन, इंदिरा गांधी ने। इसको इनको ये ज्ञात नहीं है। आज इतना बोलते हैं, जल्दी टुकड़े ज्ञान के पास कौन गया था, उनसे पूछिए, टुकड़े ज्ञान के पास कौन गया था? आया। अरे रुकिए, बहुत आराम से जी। जनता इधर कौन हाथ उड़ा रहा था? रुकिए, हाँ जी, हाँ बोलिए सर। भाई साहब जो अभी भाई देखिए अब हो गया, येलो टी शर्ट है, येलो है बस, अब हो गया, बस ज्यादा नहीं, बस हो गया। अब हाँ हमको अभी थोड़ी देर में फांसी चढ़ाएंगे, रहना यहीं पे, अभी उनको फांसी चढ़ाएंगे, रहना यहीं, अभी थोड़ी देर में फांसी चढ़ाएंगे, यहीं खड़े रहो जी। सर मेरा बहुत विनम्रता से एक सवाल है। यार विनम्रता यहाँ समझता ही नहीं कोई। मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक चिल्लाओगे नहीं, पागल नजर आओगे नहीं, कोई सुनेगा नहीं तुम्हें। इस देश का एक बहुत बड़ा नैरेटिव इस मीडिया ने सेट किया है कि वो खुद पागल ना, जब तक देखो बोला जाएगा पागल बना रहेगा, एकदम बना रहेगा पागल, अपने का तो करेगा ही, घर परिवार सबकी तिरस्कार करवाएगा जी। सर सीधी में जो एक घटना हुई आदिवासी के लिए, जिसके लिए ये कोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उसको सजा भी हो गई है, उसके घर पे बुलडोजर भी चला। लेकिन मैं ये कांग्रेसियों से और बाकी तमाम विपक्ष से एक चीज पूछना चाहता हूं, जब देश के अंदर में, मथुरा के अंदर में एक ब्राह्मण को वही दलित लोग जलाकर मार देते हैं, तब कोई क्यों आवाज नहीं उठाता है? क्या इस देश में ब्राह्मण होना गुनाह हो गया है? जब जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण भारत छोड़ो लिखा जाता है, तब कोई क्यों नहीं बोलता है? और जब मैं अब बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर मेरी मुंह से गलती से भी ना भी निकले और मेरी किसी दलित से बहस हो जाए, वो मेरे नाम पे एफआईआर कर देगा, मुझे जेल हो जाएगी। लेकिन मुझे ब्राह्मण होते हुए माँ और बहन की मुंह पे गालियां बक देते हैं, और मेरे पास वो अधिकार क्यों नहीं है कि मैं उनके खिलाफ केस कर सकूं? मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप पहले बोलेंगे कि मैं पहले आप बोलो? नहीं आप मैं इसके बाद बोलता हूं जी। देखिए, मेरी बहन ने कहा कि मध्य प्रदेश में घटना हुई। आप जैसे लोग पूरी दुनिया में कम हो गए, इतना धीरे, संयत और विनम्रता के साथ पूरी दुनिया में कम है इस समय, रेयर ब्रीड हैं आप, वरना तो यहाँ पे मुश्किल हो जाता पूछना, अपना ही आवाज ही नहीं सुनाई पड़ती। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार चल रही है, चंद्रशेखर जी पे गोली चलाई गई, क्या हुआ? हर जगह पर दलित विरोधी काम हो रहे हैं, कहीं भी देख लीजिए, SC ST OBC माइनॉरिटी सबके खिलाफ बीजेपी है इस समय। इन्होंने एक तरीके से जंग छेड़ी हुई है, उन्हें जहां चाहे वहां जाकर के देख लो आप, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि 2024 की ये बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। बेटा देखो, एक बात सुनो, मेरी बात देखो, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, मेरी बात सुनो बेटा, ना मैंने तुम्हारा नाम पूछा, ना मैंने इनसे, तुमने एक बात रखी, इन्होंने
दलित की बात रखी, तुमने सवर्ण की बात रखी, दोनों की बात सुनी मैंने। लेकिन समाज, देश बनता, देखो समाज कैसे बनेगा जब तक एकता नहीं होगी। और जो घटना किसी के आप ऊपर पेशाब करें, डूब मरने वाली, ठीक वैसे ही अगर कोई विपरीत कार्य करता है, सवर्ण में करता है, वो भी उतना ही गिरा और चरित्र से नीचे वाकार है। दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, बराबर कह रहा हूं। जी जी, हाँ जी, जब पूरा के अंदर में मैंने सुना तुम्हारा, मैंने सुना मैंने सुना, उनकी भी बात सुनी, दोनों की बात सुनी। जी रुकिए, वेट करिए, आराम से, अपच हो जाएगा ज्यादा बार करते हैं। जी सर, राहुल गांधी जी को तो इन्होंने क्लियरेंस दे दिया, लेकिन एक जो व्हाट्सएप पे चलाया जा रहा था कि वो भाजपा विधायक का जनप्रतिनिधि है, तो वो जब उस विधायक ने भी कह दिया कि वो हमसे, हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि वो लेटर हेड पे नियुक्ति होती है जनप्रतिनिधि। सर दूसरी बात, आपकी बात जनता स्वीकार कर ले, लेकिन विधायक अध्यक्ष पार्टी का है तो नहीं। सर दूसरी विषय, सर आप ये लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, और मेरा एक विषय, ये लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, ये लोकतंत्र। बाजी, इस दुनिया में तुम और इस दुनिया में हम दोनों बहुत अनोखे हैं। हर साख पे बैठे क्या क्या करें। सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पैर क्यों धो रहा है। अरे मुख्यमंत्री राज्य का पहला है इंसान, मतलब अगर राज्यपाल को मान लो तो वैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स में देखा जाए तो वो पहला। और अगर राज्य में कोई घटना होती है और उसका वो निवारण और उस तरह से करता है, एक उदाहरण रखता है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात होता है। ये कैमरा के सामने सिर्फ कैमरा जीवी है, कैमरा के सामने चुनाव है, इसलिए सारे कर्म कर लेंगे। ये एक लाइन में रख दूं सर, आपने इंट्रोडक्शन में जो बातें कही, आपने कहा यह अमानवीय घटना है, आपने सारे लोगों ने कहा यह अमानवीय घटना है, लेकिन उसी मानव को दलित बताया जाएगा, आदिवासी बताया जाएगा, तो समझ में आता है कि मानव से नहीं, एक करोड़ 75 लाख। बैठिए, राके मैं आ रहा हूं। सवाल यह है कि जबलपुर, अरे रुकिए, यह देश वो देश है जिसने पूरी दुनिया को विचार दिया, पूरी दुनिया को विचार दिया। इसी मुल्क ने, इसी देश ने, इसी की परंपराओं ने विचार। मैं आ रहा हूं जनाब अली, जस्ट सेकंड्स। हमने विचार दिया, लेकिन अगर आप विचार को चारों तरफ से घेर देंगे, बोलने की आजादी नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होगा। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। आई विल गिव यू। ऋतु, मैं व्यक्तिगत तौर से आपके पास आऊंगा। नहीं भाई, गलत नहीं जी। मैं अगर एक भी तथ्य रख रहा हूं, आपने बात कही अमानवीय घटना, रुक जाइए। विपक्ष में यह हाल है, सत्ता में आप आएंगे तो क्या करेंगे, हमारी आवाज रोक देंगी। अब रुक तो जाइए प्रभात भाई। सर मैं मजरू सुल्तानपुरी नहीं हूँ, मैं लोकतंत्र का प्रहरी नहीं हूँ कि मुझ पे ताला लगाएंगे। सर सुन लीजिए, विषय यही है कि जब सच को सामने रखो तो उसको दबा दो, कुचल दो, क्योंकि सच नहीं आना चाहिए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सवाल का जवाब। ऋतु, सवाल। सर ये जल्दी, अगर पेशाब मुंह पे पीता जाता है तो राजस्थान का एनसीआरबी का रिकॉर्ड निकालिए। यहाँ तो मुख्यमंत्री उनके घर जाके चरण धोते हैं, राजस्थान में दलित बच्चे को मारा गया, मुझे भी अब जाति सूचक नाम लेना पड़ता है। कौन से मुख्यमंत्री गए थे? नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ सवर्ण का वोट चाहिए, यहाँ 1 करोड़ 75 लाख आदिवासी का वोट चाहिए। सर मैं एक बार मुझे बाजी भी बोला, खड़े रहिए साहब, बिल्कुल खड़े रहिए, चुपचाप। नहीं देखिए, आराम से ऋतु, मैंने कहा कि बहुत नहीं भाई, बैठिए। ऋतु, दिस इज नॉट द वे, नहीं, आराम से ऋतु, नहीं मैं दूंगा, बोलिए आप बोलिए, कंप्लीट करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये घटना शर्मनाक है, लेकिन जब दिल्ली में एक महिला को रोमेश शर्मा ने तंदूर में जला के मार दिया, जब तंदूर में जला के मार दिया, उस औरत के पक्ष में कौन आया? जब कांग्रेस वक्त छोड़े थे ब्रेक के बाद वंदे मातरम।
में शरद पवार के घर के बाहर पोस्टर लगा, जिस पर लिखा गया कि 83 साल के एक योद्धा को अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अजीत पवार ने बांद्रा के कार्यक्रम में शरद पवार की उम्र को उनकी कमजोरी साबित करने की कोशिश की और उनसे रिटायर होने की मांग तक कर डाली। आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नहीं? लेकिन शरद पवार नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने के मूड में दिखे। कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। अजीत पवार की बगावत के बाद उन्होंने पहले सातारा में ताकत दिखाई और फिर पार्टी दफ्तर में अपना दम दिखाया। दावा किया गया कि एक दिन पहले इजराइल के तेल अवीव शहर पर हुए हमले से उसका दुश्मन ईरान खुश हो गया, क्योंकि ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने वो हमला करने वाले फिलिस्तीनी को शहीद बता दिया। जबकि 20 साल के उस हमलावर ने तेल अवीव शहर में इजराइल के आम लोगों को पहले अपनी गाड़ी से रौंदा था और फिर गाड़ी से निकलकर लोगों पर चाकू से वार कर दिया था। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी और हमास के सिर पर ईरान का हाथ है। वो हमास को पैसों से लेकर हथियारों तक हर तरह की मदद देता है। इसलिए IRGC से जुड़ी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी हमला करने वाले फिलिस्तीनी की जमकर तारीफ की और उसे शहीद बता दिया। क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े शहरों में एक तेल अवीव की पुलिस के चीफ के इस्तीफे के बाद हालात बिगड़ गए। वहां उनके समर्थन में इतने लोग उतर आए कि तेल अवीव की सड़कें भीड़ से पट गई हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले नेतन्याहू सरकार पर यह आरोप लगाए थे, इस्तीफा दे दिए थे। सरकार के मंत्री इजराइल में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक्शन लेने के लिए उन्हें मजबूर कर रहे थे। और उनका आरोप तो ये भी है कि उन मंत्रियों ने उन्हें किसी भी तरह वहां उपजे विद्रोह को कुचलने के आदेश दिए, जिसके बाद उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यही वजह थी कि उनके समर्थन में हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े, जिन्होंने इजराइल के झंडे लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। वहां से आए ड्रोन वीडियो को देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा तेल अवीव ही सड़कों पर उतर आया। जहां तक निगाह गई, लोग ही लोग नजर आए, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खड़े होने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिए जाने का विरोध जताया। इजराइल के सिर पर फिलिस्तीन के एक चरमपंथी को मौत के घाट उतारने का भूत सवार है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में लगा है। यही वजह रही कि जब गाजा से उस पर रॉकेट चले तो उसने भी तुरंत पलटवार किया और जोरदार धमाकों से गाजा को दहला दिया, वो भी रात के अंधेरे में ही। गाजा में फिलिस्तीन के चरमपंथियों से बदला लेने के लिए इजराइल ने सूरज उगने का भी इंतजार नहीं किया और सोते हुए गाजा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ धमाके कर दिए। ऐसे धमाके की रात का काला आसमान अचानक 2 पल के लिए नारंगी हो गया। वो तेज रोशनी से चौंधिया गया। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने खुद वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने हमास की अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री को भी बम से उड़ा दिया और वहां रॉकेटों के लिए कच्चा माल बनाने वाली फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। गाजा से चले रॉकेट भले ही इजराइल का कुछ भी न बिगाड़ सके हों, पर उनके लॉन्च होने की टाइमिंग काफी अहम रही, क्योंकि गाजा से इजराइल पर हमला तब हुआ जब इजराइल ने वेस्ट बैंक में 2 दिन से जारी अपना मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कर दिया। मगर उधर वेस्ट बैंक से इजराइल के सैनिकों ने निकलना शुरू किया और इधर गाजा से इजराइल पर रॉकेट बरसने शुरू हो गए। मतलब पहले इजराइल ने उसके यहां हमले करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथियों को खत्म करने के लिए वेस्ट बैंक के जनीन शहर पर धावा बोला, फिर गाजा से फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर हमला किया। उसके बाद उस हमले का जवाब देने के लिए इजराइल ने गाजा पर पलटवार कर दिया और विरोध प्रदर्शन में जुटी भीड़ धीरे धीरे हिंसक हो गई। वहां से आए एक वीडियो में सड़क पर जमा कुछ लोग कार को निशाने पर लेते हुए दिखाई दिए। वीडियो में दिखा कि एक कार भीड़ के बीच से गुजरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, जिसकी वजह से एक प्रदर्शनकारी उस कार के नीचे आ गया। इस बात से घबराए कार सवार ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम साबित होती है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कार सवार को बाहर निकालकर उसे बुरी तरह से पीटा है। वहीं भीड़ में फंसी एक दूसरी कार पर भी लोगों ने जमकर हमला किया, उसमें तोड़फोड़ की। इजराइल गाजा पर इसलिए टूटा क्योंकि उसकी सेना ने दावा किया कि पहले गाजा पट्टी से उस पर रात के रॉकेटों की बौछार की गई और गाजा में बैठे फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से पर 5 रॉकेट छोड़ दिए, जो सामने आए वीडियो में इजराइल में तबाही मचाने के लिए उसकी तरफ उड़ते नजर आए। मगर इजराइल ने दावा किया कि फिलिस्तीन के चरमपंथी उसका बाल भी बांका नहीं कर सके, क्योंकि इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने चरमपंथियों के रॉकेटों को फटने से पहले ही आसमान में ढेर कर दिया। मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रूस में सेना के जिस जनरल से पूछताछ की गई वो लापता बताए गए। दावा किया गया कि पुतिन से गद्दारी करने वाले जनरल सुर्गई सुरोविकिन को 24 जून के बाद किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इसी दिन यूक्रेन जंग में रूस के लिए लड़ने वाली वैगनर आर्मी ने विद्रोह कर दिया था,
बाद में दावा किया गया कि पुतिन की सेना के जनरल सर्गेई सुरोविकिन को वैगनर ग्रुप के प्लान के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बात पुतिन को नहीं बताई। इतना ही नहीं, सर्गेई सुरोविकिन पर आरोप लगे कि उन्होंने रूस के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की मदद की थी, इसीलिए रूस की सेना के इस जनरल से पूछताछ की गई। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पूछताछ के बाद से ही जनरल सर्गेई सुरोविकिन गायब है। ऐसे में आशंकाएं जताई गईं कि पुतिन ने बगावत करने वाले अपने इस जनरल को ठिकाने लगा दिया। एनसीपी में अजीत पवार और शरद पवार के बीच शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। दोनों गुटों में विधायकों को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अजीत पवार खेमे ने एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा किया है। अजीत पवार का 30 विधायकों के साथ होने का दावा किया गया है। शरद पवार की बैठक में 17 विधायक पहुंचे थे। 6 विधायक ऐसे रहे जो न अजीत पवार की बैठक में शामिल हुए, न ही शरद पवार की मीटिंग में। वहीं शरद पवार की बैठक में शामिल रहे निर्दलीय विधायक देवेंद्र भुयार ने अजीत पवार गुट को अपना समर्थन दिया है। हालांकि शरद पवार गुट का कहना है कि विधायकों की संख्या और बढ़ेगी। कुछ दिनों में आपको ये संख्या निश्चित ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं। एनसीपी पर कब्जे की जंग लड़ रहे शरद पवार और अजीत पवार ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत सुबह से ही हो गई, क्योंकि एनसीपी किसकी है ये तय करने के लिए दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक बुलाई और एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई। अजीत पवार गुट लगातार दावा कर रहा है कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक और सांसद उसके साथ हैं, और यही दावा सच साबित करने के लिए अजीत पवार ने मुंबई के बांद्रा में कार्यक्रम किया, जिसमें मंच पर शरद पवार की तस्वीर नजर आई। अजीत पवार के नए दफ्तर में भी शरद पवार की तस्वीर लगी है, जिसके जरिए उन्होंने संकेत दिया कि एनसीपी टूटी नहीं है, बल्कि उसका नेतृत्व बदल गया है। कार्यक्रम में मंच से भी उन्होंने शरद पवार से जिद छोड़ने की अपील की। वरिष्ठांना विनंती आहे की त्यांनी थोडा आराम करावा, एवढा हट्टीपणा करू नये। लेकिन शरद पवार ने अजीत पवार की बातों को अनसुना कर दिया और मुंबई में पार्टी के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। यही नहीं, शरद पवार गुट दिल्ली में भी बैठक करने वाला है। एनसीपी पर कब्जे के लिए शरद पवार और अजीत पवार के खेमे में आंकड़ों की जंग शुरू हो गई। यही नहीं, मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग के सामने अपना दावा पेश किया और बताया कि एनसीपी बढ़ गई है, इसलिए चुनाव आयोग नियमों के तहत फैसला करे। यही नहीं, बांद्रा में हुए कार्यक्रम में अजीत गुट ने दावा किया कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है। हालांकि वहां केवल 33 विधायक ही पहुंचे। पेक्षा जास्त आमदार आज इथं उपस्थित आहे, काही ट्रॅफिक मध्ये अडकले। तो वहीं मुंबई के यशवंतराव चव्हाण सेंटर में शरद पवार का समर्थन करने 15 विधायक पहुंचे, जिन्हें शपथ दिलाई गई कि वो शरद पवार के साथ रहेंगे। यही नहीं, शरद पवार ने वहां डंके की चोट पर बोल दिया कि वो एनसीपी का चुनाव चिन्ह नहीं छोड़ेंगे। त्यामुळे कोणी सांगत असेल की चिन्ह आम्ही घेऊन जाऊ, चिन्ह जाणार नाही। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। दिल्ली में एनसीपी की बैठक के बाद शरद पवार से राहुल गांधी ने की मुलाकात। शरद पवार बोले, उम्र 82 हो या फिर 92 की कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में समझौते की खबर। दिल्ली में करीब 4 घंटे तक चली कांग्रेस की हाई लेवल बैठक। सूत्रों के मुताबिक पायलट की 3 प्रमुख मांगे मानी गई। 14 जुलाई को होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। इसरो ने किया ऐलान, 2:35 पर चंद्रमा के लिए रवाना होगा चंद्रयान। लेके चुनाव होंगे। साथ ही उदय सावंत ने भी ये जानकारी दी कि जल्द ही महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार होगा। सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार की एंट्री के बाद एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना की मंत्रिमंडल विस्तार पर चिंता बढ़ गई, क्योंकि सूत्रों ने बताया कि अजीत पवार चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय उनके गुट के नेताओं के मिले। और इसी बात ने एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना को परेशान कर दिया। सूत्रों ने बताया कि शिंदे कैंप वित्त मंत्रालय अपने पास रखना चाहता है, लेकिन अजीत पवार इसे अपने गुट के लिए मांग रहे हैं। इन अटकलों के बारे में जैसे ही कांग्रेस को पता चला, उसने शिंदे सरकार पर निशाना साध दिया कि शिंदे जी को हटा के अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। अजीत पवार के शिंदे सरकार का हिस्सा बनने के बाद उद्धव गुट वाली शिवसेना ने यह दावा कर दिया था कि अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल के बीच अजीत पवार गुट ने बड़ा दावा किया। अजीत पवार गुट ने शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अजीत पवार खेमे में एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अजीत पवार गुट की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र दिया गया, जिसमें अजीत पवार को एनसीपी अध्यक्ष बनाने की बात कही गई। चुनाव आयोग में अजीत पवार गुट ने कहा कि एनसीपी बढ़ गई है, इसीलिए चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह नियमों के तहत फैसला करे। उधर शरद पवार गुट की तरफ से केवियट दाखिल किया गया और हाल की गतिविधियों की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई। इन्हीं विधायकों को अपने खेमे में करने महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई।
क्योंकि अजीत पवार गुट के सभी विधायकों को होटल ताज में ठहराया गया। अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने के बाद शरद पवार ने उनके साथ शपथ लेने वाले 9 विधायकों को अयोग्य ठहराने की कोशिश शुरू कर दी, जिसके लिए स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी गई। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि नंबर गेम में फिलहाल अजीत पवार का पलड़ा भारी है, जिसे बनाए रखने के लिए अजीत पवार ने अपने खेमे के सभी विधायकों को होटल ताज में ठहराया, जो अजीत पवार के साथ बस में बैठकर बांद्रा में पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी विधायक इसी बस से होटल लौटे। यानी एनसीपी किसकी है ये तय करने के लिए महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। यही नहीं, दोनों गुटों ने अपने समर्थक विधायकों और नेताओं से एफिडेविट तक साइन करवाया। शरद पवार और अजीत पवार ने एक दूसरे पर निशाना साधना जारी रखा। अजीत पवार ने तो शरद पवार की उम्र का हवाला देकर उनसे रिटायर होने की मांग तक कर डाली, जबकि शरद पवार के समर्थकों ने उनकी 83 साल की उम्र को ही उनकी ताकत बनाने की कोशिश की, क्योंकि मुंबई में शरद पवार के घर के बाहर पोस्टर लगा जिस पर लिखा गया कि 83 साल के एक योद्धा को अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन अजीत पवार ने बांद्रा के कार्यक्रम में शरद पवार की उम्र को उनकी कमजोरी साबित करने की कोशिश की और उनसे रिटायर होने की मांग तक कर डाली। आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? लेकिन शरद पवार नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने के मूड में दिखे। कितने गए, कौन गए, इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। अजीत पवार की बगावत के बाद उन्होंने पहले सातारा में ताकत दिखाई और फिर पार्टी दफ्तर में अपना दम दिखाया। दावा किया गया कि एक दिन पहले इजरायल के तेल अवीव शहर पर हुए हमले से उसका दुश्मन ईरान खुश हो गया, क्योंकि ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने वो हमला करने वाले फिलिस्तीनी को शहीद बता दिया। जबकि 20 साल के उस हमलावर ने तेल अवीव शहर में इजरायल के आम लोगों को पहले अपनी गाड़ी से रौंदा था और फिर गाड़ी से निकलकर लोगों पर चाकू से वार कर दिया था। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी और हमास के सिर पर ईरान का हाथ है। वो हमास को पैसों से लेकर हथियारों तक हर तरह की मदद देता है। इसलिए IRGC से जुड़ी ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी हमला करने वाले फिलिस्तीनी की जमकर तारीफ की और उसे शहीद बता दिया। क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े शहरों में एक तेल अवीव की पुलिस के चीफ के इस्तीफे के बाद हालात बिगड़ गए। वहां उनके समर्थन में इतने लोग उतर आए कि तेल अवीव की सड़कें भीड़ से पट गई हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले नेतन्याहू सरकार पर यह आरोप लगाए थे, इस्तीफा दे दिए थे। सरकार के मंत्री इजराइल में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक्शन लेने के लिए उन्हें मजबूर कर रहे थे। और उनका आरोप तो ये भी है कि उन मंत्रियों ने उन्हें किसी भी तरह वहां उपजे विद्रोह को कुचलने के आदेश दिए, जिसके बाद उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यही वजह थी कि उनके समर्थन में हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े, जिन्होंने इजराइल के झंडे लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। वहां से आए ड्रोन वीडियो को देखकर तो ऐसा लगा मानो पूरा तेल अवीव ही सड़कों पर उतर आया। जहां तक निगाह गई, लोग ही लोग नजर आए, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों के पक्ष में खड़े होने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिए जाने का विरोध जताया। इजरायल के सिर पर फिलिस्तीन के एक चरमपंथी को मौत के घाट उतारने का भूत सवार है। वो ईंट का जवाब पत्थर से देने में लगा है। यही वजह रही कि जब गाजा से उस पर रॉकेट चले तो उसने भी तुरंत पलटवार किया और जोरदार धमाकों से गाजा को दहला दिया, वो भी रात के अंधेरे में ही। गाजा में फिलिस्तीन के चरमपंथियों से बदला लेने के लिए इजरायल ने सूरज उगने का भी इंतजार नहीं किया और सोते हुए गाजा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ धमाके कर दिए। ऐसे धमाके की रात का काला आसमान अचानक 2 पल के लिए नारंगी हो गया। वो तेज रोशनी से चौंधिया गया। इतना ही नहीं, इजरायल की सेना ने खुद वीडियो जारी कर दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने हमास की अंडरग्राउंड हथियार फैक्ट्री को भी बम से उड़ा दिया और वहां रॉकेटों के लिए कच्चा माल बनाने वाली फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। गाजा से चले रॉकेट भले ही इजरायल का कुछ भी न बिगाड़ सके हों, पर उनके लॉन्च होने की टाइमिंग काफी अहम रही, क्योंकि गाजा से इजरायल पर हमला तब हुआ जब इजरायल ने वेस्ट बैंक में 2 दिन से जारी अपना मिलिट्री ऑपरेशन खत्म कर दिया। मगर उधर वेस्ट बैंक से इजरायल के सैनिकों ने निकलना शुरू किया और इधर गाजा से इजरायल पर रॉकेट बरसने शुरू हो गए। मतलब पहले इजरायल ने उसके यहां हमले करने वाले फिलिस्तीन के चरमपंथियों को खत्म करने के लिए वेस्ट बैंक के जनीन शहर पर धावा बोला, फिर गाजा से फिलिस्तीनियों ने इजरायल पर हमला किया। उसके बाद उस हमले का जवाब देने के लिए इजरायल ने गाजा पर पलटवार कर दिया और विरोध प्रदर्शन में जुटी भीड़ धीरे धीरे हिंसक हो गई। वहां से आए एक वीडियो में सड़क पर जमा कुछ लोग कार को निशाने पर लेते हुए दिखाई दिए। वीडियो में दिखा कि एक कार भीड़ के बीच से गुजरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, जिसकी वजह से एक प्रदर्शनकारी उस कार के नीचे आ गया। इस बात से घबराए कार सवार ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम साबित होती है, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कार सवार को बाहर निकालकर उसे बुरी तरह से पीटा है। वहीं भीड़ में फंसी एक दूसरी कार पर भी लोगों ने जमकर हमला किया, उसमें तोड़फोड़ की।
इजराइल गाजा पर इसलिए टूटा क्योंकि उसकी सेना ने दावा किया कि पहले गाजा पट्टी से उस पर रात को रॉकेटों की बौछार की गई। और गाजा में बैठे फिलिस्तीन के चरमपंथियों ने इजराइल के दक्षिणी हिस्से पर 5 रॉकेट छोड़ दिए, जो सामने आए वीडियो में इजराइल में तबाही मचाने के लिए उसकी तरफ उड़ते नजर आए। मगर इजराइल ने दावा किया कि फिलिस्तीन के चरमपंथी उसका बाल भी बांका नहीं कर सके, क्योंकि इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने चरमपंथियों के रॉकेटों को फटने से पहले ही आसमान में ढेर कर दिया। मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद रूस में सेना के जिस जनरल से पूछताछ की गई वो लापता बताए गए। दावा किया गया कि पुतिन से गद्दारी करने वाले जनरल सुर्गेई सुरोविकिन को 24 जून के बाद किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इसी दिन यूक्रेन जंग में रूस के लिए लड़ने वाली वैगनर आर्मी ने विद्रोह कर दिया था। बाद में दावा किया गया कि पुतिन की सेना के जनरल सुर्गेई सुरोविकिन को वैगनर ग्रुप भारत देश हमारा जासे प्यारा हमको है, भारत देश हमारा जासे प्यारा हमको है, इसमें रहने वाले भारतवासी एक है, भारत देश हमारा जासे प्यारा हमको है, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण भाषा को है इसमें समाए, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण भाषा को है इसमें समाए, फिर भी सबके सपने दिल की धड़कन एक है, फिर भी सबके सपने दिल की धड़कन एक है, एक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आ रहा हूं, मैं आप ही का शर्मा जी, आप ही से नंबर आएगा। अरे हाँ, इतना इंसाफी नहीं है, मेरे यहाँ तो नहीं है, बाकी नहीं जानता किस पार्टी में कितनी है ये नहीं जानता, लेकिन मेरे यहाँ नहीं है। अब बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। आ रहा हूं जगदीश जी, आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं आपको 2003 से जानता हूं, आप मेरे पास नहीं आते, आप मुझसे नहीं पूछते। कोई कहता मैं फला यूनिवर्सिटी से आया हूं, रुआब मारता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मेरी जनाब, आप मुझसे नहीं पूछते। पूछना चाहिए, वो युवा है। एक जना जर्मनी से कहता कि मैं जर्मनी से पढ़ा हूं, आप मुझसे नहीं पूछते, नहीं पूछता। और एक आदमी, एक मामूली सा आदमी आता है, खड़ा होता है, कहता है कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया, मैं तो 4 दिन से आ रहा था, तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं बोल पाऊंगा, लेकिन आपने मुझसे पूछ लिया। यही है, यही इसकी ताकत है इस शो की, और कोई ताकत नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि आप मुझे 2003 से जानते हैं इसलिए आप सवाल पूछने के हकदार हैं, नहीं, आपका कंटेंट अच्छा है, आपका सवाल अच्छा है, आप जरूर हकदार हैं। कहां से आना हुआ बाबूजी आपका? सर हम झारखंड बोकारो से आए हैं। झारखंड बोकारो से आए हैं? अरे गजब गजब गजब। और रामायण गुप्ता नाम है। रामायण गुप्ता, प्रणाम है आपको। लेकिन आपके टाउन में एक ऐसा आदमी आया है जो रोड का कांटी चुनता है, यदि एम्बुलेंस जा रहा है, कोई पंचर हो गया तो वो पेशेंट वहीं मर जाएगा, लेकिन हम पैदल चलते हैं तो इधर से गए तो इधर का काटी साफ, उधर से आए तो उधर का काटी साफ। काटी मल्ला कील कील। अरे हाय, अंदर आइए। अब बताइए कि जर्मनी से पढ़ने वाले से पूछूं कि उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले से पूछूं कि उससे पूछूं कि मैं आपको बरसों से जानता हूं, मैं तो कांटी चुनने वाले से पूछूंगा ना, जो दूसरे के जीवन में कांटे हटाता हो। कोई परीक्षा देने जा रहा है, हाँ। वो उसका ट्रेन छूट जाएगा यदि पंचर हो जाएगा। हम ऐसा काम करते हैं, ये मेरा जिंदगी भर का ये माने एगो ध्येय बना लिया है। दूसरी बात, हम लोग जितने इंसान में जन्म लिए हैं, एक दिन मरना है। हम लोग यहाँ रैयत में नहीं आए हैं, हम लोग लीज पर आए हैं। कर्म ऐसा करो कि जाने के बाद कोई गाली न दे। कर्म ऐसा करो कि कोई गाली न दे। होता क्या है, मैं बताऊं क्या है, ये समझ में नहीं आती बात, और जब समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब समझ में आती है
तुम्हारे लिए कह रहे हैं, जब समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, नहीं समझ में आती है। नौजवानी में तो समझ में आती ही नहीं, क्योंकि खून बड़ा गर्म होता है। वो कह रहा है मुझसे, अरे आप मुझसे नहीं पूछेंगे, आप रेसिस्ट हैं। बताइए, मैं रेसिस्ट हूं, आप मुझसे नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि मैं फला यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं। बताइए हुजूर आली, अगर मैं यूनिवर्सिटी बताऊं तो क्या करेंगे फिर आप? मैंने तो कभी नहीं अपना परिचय दिया कि मैं उस फला यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं। पात्रता क्या है? मामूली सा एक आदमी है जो सड़क पे, मुझे नहीं मालूम कौन है ये, कांटे बीनता है। आए हाय, मैंने तो देखा ही नहीं। और अगर पद्मश्री आपको मिल सकती है तो मिलनी चाहिए। जाइए बैठिए, हुजूर आली बैठिए, जाके जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा हरेंद्र कुमार नाम है सर। कल तो पानी बरस गया तो नंबर नहीं है। कल पानी बरस गया था, आप दूसरी गाड़ी लेके जा रहे थे, मैं बोला सर ऑटो में मेरे बैठिए, आप भीग रहे हैं, पूरे गीले गीले हो गए थे। अच्छा बोलिए बोलिए भाई, सुनो भाई, बहस ना करो बेटा, बेटा बहस ना करो बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? शुएब। ये बोलना उनका कोई दिक्कत नहीं, वो मौसम क्या गड़बड़ी है, वो ऐसा मौसम बनता जा रहा है। जी बोलो सर। हमको ये बात बोलना है कि देश में एक ऐसी पार्टी है बीजेपी पार्टी जो देश को सर्वोपरि रखती है, और जो पार्टी है जो देश को सर्वोपरि पहले दल को अपने आगे बढ़ाते हैं। इसलिए बीजेपी को अगर देश में अगर नहीं आएगी तो समझिए कि देश के लिए खतरा है। इसलिए बीजेपी, मोदी जिंदाबाद। यही बोलना था कल से। अच्छा तो ये बात बताओ, आज रात में नींद आई थी ठीक से? गजब है भैया। हर ऑटो वाले को बोलना है, वो ऑटो वाले नहीं आ रहे हैं आजकल, मुझे मालूम। रुको, लखनऊ से आए चाहे बहराइच से, वो खड़े रहिए चुपचाप। हाँ बोलो। हाँ मुझे भी ये रखो पहले नीचे, और रखो जेब में रखो। ये वायरल वाला ये जो तरीका है ना, मेरे शो में नहीं चलेगा। आप चुपचाप खड़े रहिए। हाँ बोलो बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम रजनी कुमारी है, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ बोलिए रजनी जी। हाँ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो प्रवेश शुक्ला का, प्रवेश शुक्ला कौन? ये एमपी के जो विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने पूरे मानवता को संसार करी। अच्छा वो जो जिसने पेशाब करी, या वही जिन्होंने एक लड़का बैठा हुआ, अपराधी। हाँ अपराधी, जो एक सीढ़ी पे बैठा हुआ था। नाम लिया करी ना, अपराधी। क्या नाम बोला उसने? प्रवेश शुक्ला। अपराधी प्रवेश शुक्ला, ऐसा बोलिए ना। हाँ बोलिए। मूतन शुक्ला जी। हाँ मूतन शुक्ला, हम उनसे ये बोलेंगे, जिस तरीके से उसने मानवता को संसार किया, मैंने उसका नया नाम रख दिया मूतन शुक्ला। जिस तरीके से एक औरत, अगर मैं एज अ फीमेल अगर मैं ऐसी वीडियो देखती हूँ, मुझे लगता है ये राजनीतिक पार्टी का है कोई। ऐसा लगता है जैसे कि कोई रास्ते में कोई अनपढ़ गवार बैठा है। आप बताइए, मैं महिला हूँ, हम लोग कैसे होती महिला, कितनी ऐसी इस तरीके की वीडियो बताओ जो बीजेपी इतनी बड़ा दिखाती है। बताओ ऑनलाइन ऐसी वीडियो पड़ी हुई है, हम ऐसे देख रहे हैं, इतनी बेकार तरीके से करा जा रहा है, पूरा वायरल। मैं नाम जानना चाहता हूँ आपकी? मैं रजनी कुमारी हूँ। रजनी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, सहमत हूँ। खड़े रहो चुपचाप, ज्यादा मुंह बोलने के वो ना हुए। हर आदमी को लग रहा बोल देंगे तो ऐसा वायरल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। खड़े रहो। रजनी जी, आपने जो बोला, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। महिला क्या, बच्चे क्या, बुजुर्ग क्या, जिन्होंने भी वो वायरल वीडियो देखा है, शर्मसार करने वाली घटना है। और एक तमाचा है हमारे समाज पे कि हम कहां पर पहुंच चुके हैं, कितने गंदे और घिनौने नजर आते हैं। कैसे? ये एक तस्वीर है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया, मैं आपका स्वागत करता हूं। जगदीश शर्मा जी, 646 बोलना शुरू करिए। पट्टिक जी, हमारी बीजेपी की बहन ने कहा कि हमें नहीं पता राहुल गांधी कब सोते हैं कब जागते हैं। मैं इनको बता दूं कि भारत जोड़ो यात्रा देखो तो पता लग जाएगा, टाइम से सोते हैं टाइम से जागते हैं। यही टाइम ही तो नहीं पता चल रहा है कौन सा है। जगदीश शर्मा जी, यही टाइम ही नहीं पता चल रहा है। देखिए, सत्ता में राहुल गांधी नहीं, सत्ता में मोदी जी हैं, और सवाल मोदी जी से होना चाहिए। और मैं समझता हूं मोदी जी जो 24 घंटे काम करते हैं, पता नहीं इनमें कौन कौन लोग मोदी जी के समर्थक हैं। देश कहां जा रहा है इनको नहीं पता, रोजगार कहां जा रहे हैं इनको नहीं पता, व्यापार कहां जा रहे हैं इनको नहीं पता, किसान कहां जा रहे हैं इनको नहीं पता, महंगाई कहां जा रही है इनको नहीं पता, पेट्रोल डीजल कहां जा रहे हैं इन पर नहीं पता। इन पर चर्चा डिबेट करो मोदी जी, हम भी आपके साथ हैं। आपने वादे करे थे, आपकी वीडियो वायरल हो रही है जो पुरानी थी, लोग हंसते हैं मोदी जी पर। क्या जो आदमी 24 घंटे काम करता है, देश की इतनी दुर्दशा, और जो आदमी टाइम से सोता है टाइम से जागता है, उसके बारे में चर्चा जा हो रही है। क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं राहुल गांधी से डरी है, क्योंकि राहुल गांधी जनता के बीच में जब से प्रधानमंत्री बने, एक बार तो जनता के बीच में आए और एक बार मीडिया के बीच में आए। जीत दनाइन को पता लग जाएंगे वो कहां खड़े हैं, कहां खड़े पता लग जाएंगे।
देश के साथ धोखा मत करो, इस देश की जनता को मत ठगो, इस देश को मत बेचो। समय आ गया है। 2024 में दाव से कहता हूं, यही देश की जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी और झोला भी उठवा देगी। जेएनयू के अंदर नारे लगे थे। एक मिनट भाई, सर एक मिनट, अगर आप आराम से सुन सकते हैं डिबेट तो आइए, और वरना उनके लिए डिबेट नहीं है जो चुपचाप खड़े रहो। उपाध्याय, हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? त्रिलोक जी, क्या काम करते हैं? मैं माली का काम करते हैं। अंदर आओ माली, इस देश का बिरुआ हो तुम, भला लगवाओ आके। जी बोलो। राहुल गांधी, जेएनयू के अंदर नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बैठ जाओ। तुम बाहर से कुछ और अंदर से कुछ। सबसे पहले उनको सपोर्ट करने कौन सा नेता गए था? केजरीवाल। फिर उसके बाद उनको सपोर्ट करने कौन गए था? राहुल गांधी, पप्पू। देखिए, आप माली हैं या कुछ हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं विचार तब तक ही लूंगा जब तक वो विचार है। जैसे ही वो गाली में तब्दील होगा, मैं आपका माइक हटा दूंगा, क्योंकि किसी को इमोशनल कार्ड नहीं, रस्सी के पीछे अब जाएंगे आप। किसी को कोई इमोशनल कार्ड नहीं खेलने दूंगा। किस विचार पे आओ, विचार पे लड़ाई है, लेकिन कोई इमोशनल कार्ड नहीं। लेकिन ऐसा लहजे वाला माली मैंने देखा नहीं कभी, जो ऐसे बोलता है। अच्छा भाई, वेरी गुड। मौलाना जी आ गया। सब कुछ सुन के हमको कबीर जी की वो दोहा याद आ गई, बुरा जो देखन में चला। इस समय पॉलिटिकल पार्टियों में एक भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो मंच पे आए बोले भाइयों बहनों हमसे अमुक जगह पे चूक हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई रणनीति में, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आइंदा आप लोग के सलाह से मैं रणनीति बनाऊंगा, देश हित में जो आप लोग राय देंगे वही काम करूंगा। एक जमाने में केजरीवाल जी कहा करते थे, भाइयों बहनों मोहल्ला से पूछूंगा, गली से पूछूंगा, घर से पूछूंगा, ऑटो वाले से पूछूंगा, बस वाले से पूछूंगा। पता चला ऑटो वाले भी, मैं अभी सोच रहा था कि सारे ऑटो वाले तो आई लव यू केजरीवाल कहते थे, आज अचानक सब ऑटो वाले लगातार 2-3 महीने देख रहा हूं आपके शो में, जितने ऑटो वाले आ रहे हैं वो लव यू मोदी हो रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं केजरीवाल जी भी जो बोले वहां से हट चुके। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, ये भी तो हो सकता है कि वो जो आई लव केजरीवाल वाले हो, ऑटो वाले हो, अपने काम में लगे हो, और जो आई लव मोदी वाले हो यहाँ खड़े हो, ये भी तो हो सकता है। ये शब्द अगर बोलिएगा तो कुछ लोग जो है कहते हैं कि इस तरह के शो में भेजे जाते हैं लोग, तो वो उनका सिद्ध हो जाएगा, इसलिए ये नहीं कह सकते। जनता का शो है, ये नहीं कह सकते। एक ही ऑटो वाले थोड़ा ना आ रहे हैं, रोज बदल के भी तो आ रहे हैं, बदल के भी आ रहे हैं। मेरा एक चीज मानना है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी दल, जो भी अभी महाराष्ट्र का खेल देख लिया आपने, कौन किससे नहीं मिला, कहां विचारधारा है और कहां राष्ट्रवाद है और कहां राष्ट्रवादी है, सब कुछ मतलब वैसे मिला दिया कि चोखा बना दिया, बैगन वाला जो भरता नहीं बनता वैसा हो गया। अब मैं कांग्रेस के बारे में अभी आप एक बात बताऊंगा। बार बार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में अगर घटना घटी, जिसका जिक्र अभी बार बार हो रहा है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, न नाम न उस दृश्य को, तो सबने हंगामा किया, अधिकार भी है, करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में, अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ था, मैं एक सेकंड आप पूरा असल जुमला पे आ रहा हूं। कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि यहाँ पर जो 2 सेकंड बाद जवाब हम ले लेंगे आपका, अब बोलने ही नहीं दीजिएगा। कांग्रेस के नेताओं ने मंच से कहा था कि जो लोग उपद्रव फैलाएंगे, बदअमनी फैलाएंगे, उन पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। उसमें संगठन का भी नाम ले लिया गया था, ये आपने भी सुना सारे देश ने। लेकिन वही कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, और हिमाचल में अल्पसंख्यकों को धरती छोड़ने का आदेश जारी हो रहा है, रैलियां निकल रही हैं, जुलूस निकाला जा रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, राहुल गांधी जी का बयान नहीं आया, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का बयान नहीं आया। अब लीजिए ऑफिशियल कांग्रेस। देखिए, ये जो जिस प्रकार की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, ये नहीं कहते कि पेशाब वाली घटना जो है निंदनीय है,
फिर बोलते हैं लेकिन, किंतु, परंतु, क्यों? गलत को गलत कहने में कैसी शर्म है? तो भगा दो, निंदा नहीं है। अगर मध्य प्रदेश का निंदनीय है तो हिमाचल का भी निंदनीय है, उत्तराखंड का भी निंदनीय है, राजस्थान का भी निंदनीय है, जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला, और जो गौ रक्षक के नाम पर जिसकी 2 हत्या हुई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। गहलोत सरकार वहाँ भी है। सारे ये जितने भी बीजेपी के आज स्पोक्स पर्सन है यहाँ पर, उनसे बस एक बात कह दे, एक बात कह दे कि हाँ ये घटना निंदनीय है, बिना लेकिन, किंतु, परंतु के, तो मैं मान जाऊंगी कि इनके अंदर इंसानियत है। ये बात कोई दो राय नहीं है। हम सब क्या भाजपा क्या भगवान बन गई है? भाजपा इंसान के लोगों से बनी है, तो वो निंदनीय है। जो चीज हुई है वो निंदनीय है, और मैं आज भाजपा स्पोक्स पर्सन बोलती हूँ। इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर हमारे सीएम ने उनको बुलाकर आदर सम्मान के साथ उनके पैरों को हाथ लगाया, उनसे आशीर्वाद लिया, उनके पैरों को धोया, और इसीलिए ये कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं। और आज जो कांग्रेस की बात कर रही है, अरे तुमने भारत रत्न दे दिया था क्या डॉक्टर अंबेडकर को? दे दिया था क्या भारत रत्न? जाके बोलने वाले लोग, अरे यार राजस्थान में क्या क्या हो रहा है, गऊ के साथ तो ये लोग रेप करते हैं, बात करते हैं। सर हेलो आवाज जा रहा है? जा रहा है। हेलो जा रहा है। नेता बन रहा है, बन गया, तैयार हो रहा है। भैया जी, मेरा कांग्रेस को तीनों प्रवक्ताओं को कुछ कहना है, क्योंकि बहुत देर से गुस्सा कर रहे हैं। जनता के कार्यक्रम में इतना गुस्सा ठीक नहीं। 9 साल से बाहर हो, फिर भी तुमको सीख नहीं। 9 साल में काम हुआ, वो चारों ओर दिख रहा है। कुनबों की जलन स्वाभाविक है, एक चाय वाला इतिहास लिख रहा है। ऐसा है सर कि बीजेपी वाला ने ऐसा कौन से काम कर दिया जो कांग्रेस गलत कह रहा है? कौन से ऐसा काम कर दिया जरा हमको बता दे, 5 गो काम यहाँ पे खड़ी होकर के। बीजेपी वाले गिनाए 5 काम को। हाँ, जो कांग्रेस वाला को गलत कह रहा है, कांग्रेस वाले को गलत कह रहा है तो 5 काम गिनाए। बीजेपी वाले 5 काम गिनाए जो ऐसा अच्छा किए हैं। हाँ, बताइए ना। नाम क्या है? मेरा नाम कंचन चमार है। अरे राम जय हो। सबसे पहले नमस्कार सर आपको। सवाल मेरा विपक्ष वालों से है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। जब अगर वहां मध्य प्रदेश में यह हादसा हुआ, जो कांड हुआ, निंदनीय तो है। अगर शिवराज जी को वहां के लोग मामा बोलते हैं, मामा जी ने क्षमा मांग लिया, इसमें बुराई क्या आपको हजम नहीं होती है? अगर हजम नहीं होती, अगर कोई घटना, मेरा एक सवाल है, सुन लीजिए। प्रवक्ता की बात जनता कब सुनती है? भैया सुनिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर पार्टी का। कल भैया जी ने कहा था हर पार्टी का सम्मान होना चाहिए, और इस देश के लोग हर पार्टी को सम्मान देते हैं, चाहे कांग्रेस हो या कोई क्या बोलते हैं लोकल क्षेत्रीय पार्टी हो या बीजेपी हो। आज पता है हमारे देश का एक लीडर पूरे विश्व को लीड कर रहा है, तो क्यों? बिल्कुल कर रहा है। और ऐसा है कि कौन से कारा की लीडर ये पूरे भारत में बना दिया? ये तो इतना झूठा आदमी जो मोदी बोला था। हम ये बीजेपी वालों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। बीजेपी वालों से एक सवाल पूछा। अंदर आओ, जल्दी आओ, फटाफट जल्दी आओ। हाँ जी बोलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है बाबू? रंजीत पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार, नालंदा, राजगीर। अरे बाप रे बाप, बोलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये बीजेपी वाले जो है केवल इलेक्शन का खेल खेल रही है? क्या 2018 से 19 में 1 जनवरी 2019 को जो वैकेंसी ग्रुप डी वाली आई है, एनटीपीसी की आई है, उसकी वैकेंसी की तो आज तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, और ये इलेक्शन बार की बार क्यों कंप्लीट हो जा रही है? नहीं, बिल्कुल नाराज। मैडम सर, जो मोदी जी उन्होंने मिशन मोड में भर्ती करने की बोली थी, 2021 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का। इनसे 400 वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही है, ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है इनसे। बीजेपी वालों? हाँ, बीजेपी वालों से। सरकार से सवाल है। जी देखो, मैं पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ। ये मध्य प्रदेश की घटना की बात कर रहे विपक्षी वाले, उनके ऊपर तो 24 घंटे में एनएसए भी लग गया, उनके घर पे बुलडोजर भी पहुंच गया, लेकिन वही साक्षी और श्रद्धा मरती है तब इनकी आक्रामकता कहाँ चली जाती है? वो एक विशेष समुदाय थी, उसको छोड़ देते हैं, वो भी तो दलित थी ना। इतने आक्रामकता से किसी ने उनके खिलाफ नहीं बोला था, तब ये क्यों नहीं बोलते सर? तब ये क्यों नहीं बोलते? ठीक है, अब मैं लूंगा। नहीं, पहले इन्होंने कहा राहुल गांधी की बात,
आपको पता है देश के गृह मंत्री के अंदर, शांत रहो, देश के गृह मंत्री के अंदर में पुलिस है, और वो पुलिस सिर्फ आंदोलन करने वालों पर अत्याचार करती है, हमारी बेटियों पर अत्याचार करती है, उन पर कुछ नहीं करती। क्यों चार्जशीट नहीं डाला? और आप पूछ रहे थे ना, साक्षी दिल्ली में हुआ ना, क्या हुआ? ब्रजभूषण शरण सिंह पता है ना?